गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 26 अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर हम कुछ कॉमन आर्टिकल्स को यहाँ पर देख पाएंगे जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं एक ही न्यूज़पेपर से, जिसमें भी उनको ज़्यादा डिटेल से बताया गया होगा, सो दैट यूपीएससी से रिलेटेड जो अदर आर्टिकल हैं जो दूसरे हम देख पाएंगे न्यूज़पेपर के अंदर दिए गए हैं, जैसे द हिंदू में साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर आता है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस में गवर्नेंस से रिलेटेड और जो इथिक्स के यहाँ पर पोर्शन होते हैं वो ज़्यादा अच्छे आते हैं। वो हम कुछ भी छोड़े ना और करंट अफेयर हमारा क्या रहे, मजबूत रहे। शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, जो कि है ईवीएम कंट्रोल यूनिट्स डू नॉट रिकॉग्नाइज पार्टीज और नेम्स सुप्रीम कोर्ट। हमें पता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार यहाँ पर पिछले कुछ समय से क्या हो रहा था, ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रिक वोटिंग जो मशीन है उसके लिए पिटीशंस डाली जा रही थी कि ये जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है लोकसभा के इलेक्शंस के लिए, इसको बंद कर दिया जाए और वापस से बैलेट सिस्टम जो हमारा होता था, यानी कि एक पर्चा होता था और उस बैलेट के ऊपर अलग अलग कैंडिडेट के नाम होते थे और उसके ऊपर एक जो इंसान को वोट करनी होती थी वो किसी एक कैंडिडेट के सामने अपना स्टैंप लगाता था या जो अंगूठा होता है वो लगाता था और उसको डाल देता था। अब ये जो होती थी इनको काउंट करने में एक तो समय ज़्यादा लगता था, क्योंकि आप नॉर्मल जो लोग होंगे बैठ कर काउंटिंग करेंगे तो ऑफिशियली इससे टाइम ज़्यादा लगेगा। और इसी वजह से हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर 2014 तक क्या होता है कि ईवीएम्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स को इंट्रोडक्शन होता है बाय इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन के बाद में ईवीएम्स का इंट्रोडक्शन होने के बाद में जब यहाँ पर प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो बनती है तो यहाँ पर इन ईवीएम के ऊपर एलिस्ट किया जाता है, यानी कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इनके अंदर कुछ खड़बड़ी हो जाती है, इनको हैक कर लिया जाता है। इसी से रिलेटेड अब एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था। अप्रैल 18 से वो इसके ऊपर बातें कर रहे हैं। तो ये जो याचिका थी इसमें सिर्फ ये सवाल उठाया गया था कि क्या ईवीएम सही में सेफ़ है या नहीं है। अब इसके ऊपर सबसे पहले जो स्टेटमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट में वो दी जाती है इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। वो बताते हैं कि ईवीएम जो होते हैं उनको बाहर से हम देखते हैं कि आउटसाइड जो बाहर होता है, जैसे आप किसी फ़ोन को हैक कर लेते हो तो आपको फ़ोन को एक्चुअली में हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कहीं पर दूसरी जगह पर बैठ के आप पूरा कंट्रोल उस फ़ोन का ले सकते हो। हम देखते हैं ईवीएम मशीन्स में ऐसा नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ये ना ही तो किसी इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकती है, ये बेसिकली एक कैलकुलेटर की तरह होती है कि इसके अंदर कुछ काम हो रहा है। यूजुअली जो कैलकुलेटर यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो सिर्फ वहीं पर, आप उसको क्या हैक करेंगे। ये स्टेटमेंट दी गई थी इलेक्शन कमिश्नर्स की। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक और कमेटी बनाई और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है लगातार चल रही है। और इसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट से अब हमें समझ में आता है कि मैन्युफैक्चरर यानी ईवीएम मशीन्स को जो बनाते हैं निर्माता जो है उनके इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट है। तो जो मैन्युफैक्चरर है उनका बोलना है कि ईवीएम्स के अंदर बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर लगाए गए हैं। अब ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये एक्चुअली में क्या करते हैं, पूरी की पूरी ईवीएम्स की कंट्रोल यूनिट्स को यहाँ पर संभालते हैं। और ये एग्नोस्टिस है। एग्नोस्टिस का क्या मतलब होता है कि एक्चुअली में इन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं ईवीएम्स के ऊपर बटन होते हैं, कोई कैंडिडेट है या पॉलिटी के नाम यहाँ पर होंगे और आप जिस बटन को एज अ वोटर जो किसी बटन को दबाएगा तो उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया जाएगा कि बटन नंबर 4 को कितने लोगों ने दबाया। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बटन नंबर 1 यहाँ पर दबाया 10,000 लोगों ने, बटन नंबर 2 जो था वो दबाया 8,000 ने, बटन नंबर 3 को केवल 2,000 ने दबाया और बटन नंबर 4 को केवल यहाँ पर 1,500 ने ही दबाया था। इससे जो ईवीएम है उसमें हमें पता चल जाता है कि बटन नंबर 1 वाला जो कैंडिडेट है वो एक्चुअली में क्या हो गया, जीत गया है। लेकिन ईवीएम को खुद ही नहीं पता होता कि बटन नंबर 1 पे ये कौन तो पॉलिटिकल पार्टी है या फिर कौन कैंडिडेट वहाँ पर रखा गया है। तो ईवीएम को खुद नहीं पता है तो वो गड़बड़ करेगी कैसे, हैक भी की जाएगी तो की कैसे जाएगी। ये यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा कि बेवजह की जो बुनियाद है, बेवजह की जो इल्ज़ाम है वो एक्चुअली में ईवीएम के ऊपर लगाए जा रहे हैं और ये एक बहुत ही रिलायबल तरीके का हम देख सकते हैं कि प्रोसेस है।
हालांकि इससे मेन से रिलेटेड सवाल थोड़े बहुत आ सकते हैं कि क्या करप्शन की उम्मीद है या नहीं है। अब हमारे पास, क्योंकि इस केस को हम लगातार फॉलो अप कर रहे हैं, तो एक स्टेटमेंट हमारे पास आई थी, इसको भी हमने समझ लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा टिकटॉक नाम की जो एक कंपनी है, टिकटॉक नाम की, जो कभी इंडिया में भी होती थी और एक प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर आप छोटी छोटी रील्स या जो वीडियोस वगैरह है उनको बना सकते थे, वहाँ पर उसको शेयर किया जा सकता था एज अ कम्युनिटी के लेवल पे, बहुत सारे लोग उसको देख सकते थे। वैसा ही वो टिकटॉक अभी अमेरिका के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपना प्रॉफिट कमा रहा है। उसको बैन किया जा रहा है। इंडिया ने कब बैन कर दिया था? इंडिया ने इसको बहुत पहले 2020-21 के टाइम पे बैन कर दिया था। गलवान वैली का जो इंसिडेंट हुआ और उसके बाद में इंडिया का बोलना था कि चाइना के जो ये ऐप है, ये एक्चुअली में इंडिया की जो सिक्योरिटी है और जो उनका डाटा है उसको इन्फ्रीज कर रही है, तो इस बुनियाद पे उनको बैन कर दिया गया था। ऐसा ही अब जो बाइडेन करने वाला है, या हम कहें तो अमेरिका की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आई है। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वेडनेसडे को एक बिल जो था उसके ऊपर साइन किया और उसमें ये लिखा गया है कि या तो ये टिकटॉक जो है इसको यूएसए से बैन कर दिया जाएगा, 9 महीने का समय दिया गया है कंपनी को, या फिर 9 महीने के अंदर अंदर जो इसके चाइनीक मालिक हैं, जो इसको चलाते हैं चाइना के अंदर, हम देते हैं, जिनका नाम है बाइटीडेंस, या फिर वो क्या करें, इस कंपनी को बेच दें, यानी चाइना के अंदर ना रखें, उसको कहीं बाहर यूएसए को ही दे दीजिए। ये दिखाता है कि कैसे जो गवर्नमेंट है अमेरिका की और जो गवर्नमेंट है यहाँ पर चाइना की, उनके अंदर जो हम देख पाते हैं कि एक स्पेस है वो वाइड होता जा रहा है, लड़ाई का एक माहौल है, पसंद नहीं कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। और इसके क्या रीज़न है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो ये कानून क्या बोल रहा है। जो कानून है वो अलाउ रखेगा अभी तक टिकटॉक को यूएसए में, जब तक समय की जो मांग है वो पूरी नहीं हो जाती, और जब तक हम देखते हैं कि ये जो सेलर, जो यहाँ पर ओनर है कंपनी के टिकटॉक के, वो उसको बेच देते हैं अगर, तो ये कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, इसको बंद कर दिया जाएगा। अब इनका बोलना है कि देखिए, ये 170 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पर अमेरिकन्स हैं जिनको यहाँ पर ऐसा ऐसा डाटा दिखाते हैं जो कि चाइना के प्रोपोगेंडा को शो करता है। तो पर्सनल डाटा उनका एक तो शेयर किया जा रहा है, उनकी पर्सनल डिटेल्स को उनसे बिना पूछे चुराया जा रहा है, दूसरा उनको चाइनीज़ यहाँ पर प्रोपोगेंडा दिखाया जा रहा है। एक्सपर्ट की माने तो एक वे फॉरवर्ड जाके ये भी है कि जो लीगल चैलेंज है, इसके लीगल चैलेंज आ सकते हैं, क्योंकि बीजिंग भी क्या कर सकता है, इसके यहाँ पर अपोजिशन के अंदर क्या कर सकता है, केस कर सकता है। मे बी वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर करे या फिर कहीं और लेके जाए, तो इसके लीगल चैलेंज अभी है। लेकिन कानून जो है वो क्या कर रहा है, खुद यूएसए के अंदर ही फ्री स्पीच का जो उनका कानून है उसको भी अटैक कर रहा है, इंक्लूडिंग टिकटॉक वगैरह। खैर, इससे रिलेटेड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं था। ये हमारे लिए आर्टिकल इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 3 में हम देखेंगे कि अगर इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कोई स्टेप लिया जा रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एज ए रेफरेंस दे सकते हैं कि यूएसए में भी ऐसा किया गया था। तो एज एन एग्जाम्पल ये समझने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम के ऊपर भी मेरा एक चैनल है जो कि यूपीएससी स्प्रिंट नाम से ही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उस पर जुड़ने का फ़ायदा क्या होगा, एक तो वहाँ पर आपको जो आर्टिकल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उनके प्रीलिम्स के नोट्स मिल जाएंगे उसी के नीचे। दूसरा, जो आर्टिकल डिस्कस किया गया है उससे रिलेटेड प्रीलिम्स में पहले कौन से सवाल पूछे गए हैं, पीवाईक्यू जो आए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे क्विज़ की फॉर्म में, यानी आप उनके आंसर दे सकते हो पढ़ के। तो आप अपनी जो आपने समझा है वीडियो देख के, उससे आप आंसर करने की अपनी क्षमताओं को देख सकते हो कि आपने कितने अच्छे से उसको समझा है। मेंस में भी सवाल आते हैं आर्टिकल से, तो उनको भी हम इसी ग्रुप में इंक्लूड कर रहे हैं। और लास्ट में जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, इसका पीडीएफ भी आपको ग्रुप के अंदर मिल जाता है। सो ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। ज्वाइन करने के लिए या तो आप टेलीग्राम पे खुद जाकर इसका नाम सर्च कर सकते हो, या फिर जो वीडियो आप देख रहे हो इसी के कमेंट बॉक्स के अंदर चले जाइए, उसमें आपको यहाँ पर लिंक जो है वो मिल जाएगा, उससे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। पावरफुल एनेक्डोट टू टॉक्सिन्स इन कोबरा क्रिएट वेनम्स डेवलप्ड। देखिए,
ये जो आर्टिकल है ये इम्पोर्टेंट है जीएस पेपर 3 में। अब जीएस पेपर 3 के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, हमें पता है इकोनॉमी का, एनवायरनमेंट का, हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, हम देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को। इन सारे सब्जेक्ट्स में से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस का भी जो बायोटेक्नोलॉजी एक हम हिस्सा देख सकते हैं बायोटेक, उसमें ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है प्रीलिम्स में भी इससे कोई सवाल ऐसे एज ए स्टेटमेंट बेस्ड बनाकर पूछ लिया जा सकता है, ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि प्रीलिम्स में नहीं आएगा। फिलहाल आर्टिकल बात क्या कर रहा है, चलिए ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल कह रहा है कि कैसे सांप जो होते हैं यानी स्नेक जो होते हैं एक्चुअली में उनके लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत ही एग्जोटिक होते हैं, यानी कि उनको देखा जाना काफ़ी उन लोगों के लिए मुश्किल है, उनको दिखाई नहीं देंगे, बट डेंजरस क्रिएचर है, वाइल्ड में रहते हैं, उनको ऐसा लगता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए जो इतने प्रिविलेज नहीं है उनके लिए ये लगातार क्या है, एक बहुत बड़ा डेंजर होते हैं, खतरा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से वो लोग हैं इंडिया अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में रहने वाले फार्मर, जिनकी ज़िंदगी का खतरा उनको यहाँ पर स्नेक से होता रहता है। अब स्नेक जो होते हैं उनकी बाइट के अंदर जब वो काटते हैं तो हमें पता है कि जहर यानी कि वेनम को वो छोड़ देते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो 2022 की एक रिपोर्ट है जिससे ये पता चलता है कि कैसे यहाँ पर लगभग हर साल हम देख पाते हैं 1 लाख लोगों की मौत हो जाती है स्नेक की बाइट से, स्नेक को काटने से। और उसमें से भी ये तो बहुत कम नंबर है, देखिए जो काटते हैं स्नेक उनमें से 4 से लाख ऐसे ज़्यादा लोग हैं, 4 लाख से ज़्यादा, जो यहाँ पर परमानेंटली डिजेबल हो जाते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्नेक काटता है उनको खास कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्नेक भी जो होते हैं केवल 1% ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि विनमियस होते हैं, जिनके अंदर जहर ज़्यादा होता है। अब उनमें से जितने काट रहे हैं उनमें से 4 लाख ऐसे लोग हैं जो परमानेंटली डैमेज हो चुके हैं, डिसेबल हो चुके हैं, यानी या तो उनको पैरालिसिस हो जाता है या उनका जो भी भाग था, कोई पार्ट था, उस पर वो काम नहीं कर रहा है। 1 लाख ऐसे लोग हैं एनुअली जिनकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो ये वर्ल्ड वाइड डाटा मैंने आपको बताया है। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर भी सबसे बड़ा नंबर ये है कि पूरे विश्व में 1 लाख लोगों की डेथ होती है और उनमें से 58,000 लोगों की जो मौत होती है वो एक्चुअली में इंडिया में ही होती है। तो ये 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी इसकी तरफ ध्यान जो है वो यहाँ पर थोड़ा कम है, गवर्नमेंट का भी और पॉलिसी मेकर्स का भी और हेल्थ सेक्टर का भी और अलग अलग प्राइवेट जो यहाँ पर हम देखते हैं कंपनियाँ हैं जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनका भी। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि स्नेक बाइटिंग जो है उसको एज अ पुअर मैन डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। पुअर मैन डिजीज़ मतलब कि गरीब लोग जो होते हैं ये उनकी बीमारी है कि उन्हीं को ये काटते हैं। तो इसी वजह से इसके ऊपर जो अटेंशन है वो कम की गई है, लेकिन इससे डिवेस्टेशन जो हो जाता है, लोगों को जितना नुकसान इससे होता है वो काफ़ी भारी मात्रा में होता है। खैर जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती दिखाई, जैसे कि 2017 में हम देखते हैं कि डिकेज तक यहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन 2017 के अंदर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके द्वारा यहाँ पर स्टेप दिए गए, अलर्ट किया गया वर्ल्ड को कि ये सबसे बड़ा हिडन हेल्थ क्राइसिस है। क्या है, हिडन है, छुपा हुआ है, बिगेस्ट है और हिडन है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन हेल्थ क्राइसिस ये बिल्कुल है। और उसके बाद में उन्होंने ऑफिशियली स्नेक बाइट जो है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई, जो ट्रॉपिकल डिजीज़ होती हैं। अब ट्रॉपिकल डिजीज़ कौन सी होंगी, जो ट्रॉपिक के एरिया के अंदर होगी। ट्रॉपिक्स के एरिया क्या होते हैं, अर्थ जब 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम देख पाते हैं और 23.5 डिग्री साउथ के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को देख पाएंगे। तो जो बीच का ये एरिया होता है जिसमें सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका आ जाता है, जिसके अंदर हम इंडिया को देख पाएंगे, जिसके अंदर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देख पाएंगे। तो ये जो कंट्री है ये क्या है, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती हैं। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर ही इसको ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि स्नेक जो होते हैं वो इसी जगह पर ज़्यादा पाए जाते हैं। सो हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको दी गई है कि इसको नेगलेक्ट किया जा रहा है, इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है ट्रॉपिकल डिजीज़ के अंदर।
तो एनिमल्स की बात करें तो देखिए बहुत मेजर इशू की तरह ये हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर किसी को स्नेक बाइट कर जाता है, किसी को स्नेक ने अगर काट लिया, तो अब उसके सामने आगे रास्ता क्या बचा है? उसके सामने आगे एक ही रास्ता होता है कि वो क्या करे, हॉस्पिटल के अंदर जाए और एंटीडोट यहाँ पर ले, क्योंकि जहर का क्या होता है, एक एंटीडोट होता है। अगर आप उसको ले लेंगे तो वो जहर आपके ऊपर काम नहीं करेगा। अब ये जो एंटीडोट बनाया जाता है, इसका प्रोसेस आप लोगों को समझना ज़रूरी है। इसका प्रोसेस बनाने के लिए क्या किया जाता है कि पहले तो जो ये जहर होता है एंटीडोट, ये एक्चुअली में 5 से 6 जो स्नेक हैं जिस एरिया में ज़्यादातर वो पाए जाते हैं, उन सभी के जो जहर होते हैं उनके ऊपर काम करता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक प्रजाति जो स्नेक की है केवल उसी पे ये काम करेगा, नहीं। लेकिन ये कुछ नंबर ऑफ जो स्नेक्स की प्रजातियां हैं, स्पीशीज़ है, उन पे काम करेगा। लेकिन कुछ ऐसी भी स्पीशीज़ होती है जिनके ऊपर ये काम नहीं करता है, उनके लिए अलग से आपको जो एंटीडोट है उसको बनाना पड़ता है। अब इसका जो प्रोसेस है उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है कि पहले लार्ज एनिमल्स, यानी कि जो बड़े बड़े एनिमल होते हैं जिनके ऊपर स्नेक अगर बाइट कर भी दे तो उनकी बॉडी के अंदर खुद ही हम देख पाते हैं कि कैसे एंटीबॉडीज़ बन जाती है और उनकी डेथ उससे नहीं होती है। तो ऐसे लार्ज एनिमल्स को स्नेक बाइट करवाई जाती है। एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं हॉर्स का, घोड़े का। अब जब इनको स्नेक बाइट होती है तो इनकी बॉडी के अंदर क्या बन जाती है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का क्या काम होता है, कभी भी अगर आपके शरीर में कोई बाहर से टॉक्सिन्स आ रहा है और वो आपको मार सकता है, कोई बीमारी आ रही है, तो हमारी बॉडी और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद से एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर देता है। अब ये एंटीबॉडी उसको ख़त्म कर देती है टॉक्सिन्स को और हमें ज़िंदा रखने में हमारी मदद रखती है। तो यही एंटीबॉडीज़ को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि घोड़े या जो अदर ऐसे बड़े बड़े जानवर हैं उनसे उसको बाहर निकाला जाता है और उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर एंटीडोट। इसी एंटीडोट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हॉर्स का जो खून होता है, क्योंकि खून के थ्रू इसको बाहर निकाला जा रहा है, तो उसके अंदर एक्चुअली जो एंटीबॉडी है वो केवल सांप को ना लेते हुए किस किस चीज़ की ओर हो सकती है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हो सकती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो ह्यूमंस के जैसे हैं, हमारा डीएनए तो बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं दिखाया जाता है। तो ह्यूमंस जब उस एंटीडोट को लेते हैं तो उसके कुछ ऐसे कंपोनेंट जो यहाँ पर हमारे लिए अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, हमारे गट के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, उनको भी वो क्या करता है, जाकर मार देता है। सो फ्रैक्शन ऑफ जो एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़फुल है ह्यूमंस के लिए। ज़्यादा जो है लार्जर डोज के अंदर वो और ज़्यादा दिक्कतें और ज़्यादा परेशानी यहाँ पर क्रिएट करने की क्षमता रखती है। अब इसी से बचने के लिए किया क्या जा रहा है कि कुछ साइंटिस्ट की एक रिसर्च टीम यहाँ पर आती है और सोचती है कि हम क्यों ना, पहली बात तो जो वैरायटी है वेनम्स की, हमें पता है कि एक सांप जो होते हैं अलग अलग काइंड के पाए जाते हैं और उनके अलग अलग तरीके का जहर पाया जाता है और एक एंटीबॉडी उन पे असर नहीं कर पाती है सभी पे। हाँ, हो सकता है 4-5 सांपों की प्रजाति पे वो कर जाए, लेकिन जैसे कि किंग कोबरा है, अब उसके ऊपर नहीं कर पाती है। कोबरा अगर कोई काट लेगा तो इंडिया के अंदर अभी तक ऐसी कोई खास एंटीडोट है नहीं जो उसके जहर को आपको क्या कर सकती है, प्रिवेंट कर दे, उससे बचा ले किसी ह्यूमन की ज़िंदगी को। तो जो सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके अंदर भी, सेम स्पीशी के अंदर भी यहाँ पर जो एंटी वेनम है वो न्यूट्रलाइज हम देख सकते हैं कि कुछ के अंदर वो उसके ऊपर काम करेगा, कुछ के ऊपर वो काम नहीं करेगा। इसी के लिए क्या की जा रही है, बिलियंस ऑफ एंटीडोट्स को यहाँ पर स्क्रीन किया जा रहा है। साइंटिस्ट फोकस कर रहे हैं 3 फिंगर टॉक्सिन्स की। अब 3 फिंगर टॉक्सिन्स का एक फॉर्मूला हम देख सकते हैं, 3FTXS। टॉक्सिन्स यानी कि जहर होते हैं 3 फिंगर यानी कि 3 में, जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और जिसके अंदर किसी भी इंसान की यहाँ पर जान लेने की क्षमता है, उसको बोला जाता है एलिपेड वेनम। अब ये जो एलिपेड वेनम है, इनके लिए क्या किया जा रहा है, इनके लिए कोशिश की जा रही है कि मेडिकली जो जितनी भी रेलिवेंट फैमिली है स्नेक्स की जिनके अंदर में एलिपेड वेनम पाया जाता है, एलिपेड नाम का जहर पाया जाता है, उनके लिए एक ही एंटीबॉडी या एंटीडोट जो है उसको बनाया जा सके। साइंटिस्ट अपना फोकस थोड़ा नैरो करके एक्स न्यूरोटॉक्सिन्स की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि एक अलग स्पेसिफिक क्लास है 3 फिंगर टॉक्सिन्स की जो हम बात कर रहे थे, जो ह्यूमंस के जो नर्व और मसल सेल्स होते हैं उनके ऊपर रिएक्ट करती है।
तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हम क्या बनाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर एस्टिक्लोनाइन नाम का जो एक रिस्पोंडर होता है, अगर ये एस्टिक्लोनाइल जो है आपके न्यूरो ट्रांसमीटर के अंदर इसके ऊपर वेनम चला जाता है तो ये क्या कर देता है, पर्टिकुलरली आपके जो मसल्स हैं और आपके जो आसपास का एरिया है उसको पैरालिसिस कर देता है। अब इसमें जो ह्यूमंस है उसको हो सकता है कि सांस लेने की भी क्या हो जाए, इनएबिलिटी हो जाए, ब्रीथ ना ले पाए, सांस ना ले पाए और इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाए। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर क्या की जा रही है, बार बार से यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि कैसे इस टास्क के लिए जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने माइस के ऊपर एग्जांपल्स किए, यानी कि एक्सपेरिमेंट किए, चूहा जो होता है उसके ऊपर उसको स्नेक वेनम दे देकर। लेकिन बहुत सारी जगहों पर सफल होने के बाद में भी अभी भी जो पूरा वेनम है, पूरा जहर है किंग कोबरा का और ब्लैक मेम्बस का, ये डिफरेंट एलिपेड स्नेक्स हैं एशिया और अफ्रीका के अंदर, और इनके अंदर हम देखते हैं कि अलग तरीके की 3 फिंगर जो टॉक्सिन्स है वो वेरिएंट पाए जाते हैं। अब इनके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर 95 MET5 जो है वो एक ऐसा एंटीबॉडी है जो इसके ऊपर काम कर सकता है सभी स्नेक वेनम्स के ऊपर, और वो जो चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रही थी वो उसकी जान लेने से भी बचा पा रहा था। लेकिन जब बात आती है किंग कोबरा के सांप की तो तब वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, तो कोबरा स्नेक से उसको हम नहीं बचा पा रहे हैं। खैर, इम्पॉसिबल फाइंड लग रहा है कि असंभव सा लग रहा है कि अब इसको कैसे ढूंढा जाए। लेकिन अब बात ये हो जाती है कि देखिए यहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो अलग अलग स्पेसिफिक एंटीबॉडी को ढूंढने में लगे हुए हैं टॉक्सिन्स या जहर के खिलाफ में। हाँ, ये बात सच है कि ये मुश्किल है इसको ढूंढना, इसका यूनिवर्सल सोल्यूशन लेके आना बिल्कुल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर काम किया जाएगा तो बिल्कुल इसके ऊपर लेकर इसको ढूंढा जा सकता है, और इसी उम्मीद के साथ में इसी तरीके से क्या होना चाहिए, इसके ऊपर काम जो है वो लगातार किया जाना चाहिए, सो दैट जो बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत समय तक लगातार नेग्लेक्ट किया गया, नज़रअंदाज किया गया, उनकी बीमारी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, अब उनको समय से क्या किया जाए, ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, देखते हैं टेंशन ग्रो इन वेस्ट एशिया ए हैविली मिलिटराइज्ड रीजन। तो वेस्ट एशिया के अंदर लगातार जो टेंशन है वो बढ़ती ही जा रही है, और ये क्यों हो रहा है चलिए ज़रा इसको समझ लेते हैं। हम देख पाते हैं कि वेस्ट एशिया जो है, यानी कि एशिया का जो सबसे वेस्टर्न पार्ट है जिसके अंदर इज़राइल, ईरान, अदर जो कंट्रीज़ हैं सऊदी वगैरह, उन सब को हम देख पाते हैं। उनके अंदर यहाँ पर बहुत सारा मिलिट्री जो है वो दिखाई दे रही है, और इसका कारण क्या है, सबसे पहले तो इसके कारण को हम पूरा का पूरा जो सबसे बड़ा कारण दे सकते हैं वो किसका दे सकते हैं, गाज़ा और इज़राइल के बीच का यहाँ पर युद्ध को हम इसको दे सकते हैं। हम देखते हैं कैसे 7 अक्टूबर का वो दिन था जिस दिन यहाँ पर गाज़ा का जो एक ग्रुप है, क्या नाम था उस ग्रुप का, हमास, वो गाज़ा इज़राइल की एक टेरिटरी के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके पास आता है। उसमें लगभग यहाँ पर 1200 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है इज़राइल की तरफ से, कई लोगों को बंदी बना लिया जाता है। और उस अटैक के बाद में अब लगातार 7 महीने हो चुके हैं कि यहाँ पर इज़राइल जो है वो अटैक गाज़ा के ऊपर कर रहा है, और गाज़ा से हम देख पाते हैं 34,000 से ज़्यादा लोगों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो इतना बड़ा विनाश यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इतने लोगों की मौत यहाँ पर इससे हो चुकी है। और अब जो ये आग थी बदले के युद्ध की, अब इसमें ईरान जो है वो भी क्या हो रहा है, बीच में आ रहा है। ईरान के साथ साथ में ऊपर जो लेबनान और यमन जैसी कंट्रीज़ है वो भी यहाँ पर बीच में आ रही हैं। जैसे रिसेंटली हमने देखा कि इज़राइल की तरफ से एक यहाँ पर अटैक किया जाता है ईरान के ऊपर, और ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ था उसमें हम देखते हैं कि ईरान के जो एक जनरल थे, उनके यहाँ पर टॉप जनरल थे, उनकी डेथ हो जाती है, जो कि थे रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के यहाँ पर टॉप कमांडर जनरल महमूद रज़ा जहीदी। उनकी मौत होने के बाद में अप्रैल 1 को ये हमला किया गया, और उसी के रिस्पॉन्स में या उसी के बदले के रूप में ईरान जो है वो पहली बार डायरेक्ट हमला करता है इज़राइल के ऊपर। इतने सालों में जिस इज़राइल के ऊपर लगातार कभी सऊदी की अरब से हम देख पाते हैं लड़ाइयाँ हो रही थी, कभी पैलेस्टाइन की तरफ से, कभी जॉर्डन, हर कोई उसको परेशान कर रहा था, लेकिन ईरान ने अभी तक कभी भी उसके ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं किया था, बिल्कुल सामने से हमला नहीं किया था।
वो पहली बार हमला करता है और माना जाता है कि 300 से भी ज़्यादा मिसाइल्स को यहाँ पर छोड़ा गया, लेकिन इतना नुकसान नहीं कर पाए क्योंकि इज़राइल जो है उसकी जो एयर डिफेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हम देख पाते हैं मजबूत है। आयरन डोम और अलग जो एवीएल जैसे सिस्टम है वो यहाँ पर लगे हुए थे। लेकिन अब अगर हम डाटा की देखें तो डाटा के अकॉर्डिंग में देख पाते हैं कि कैसे यूनाइटेड स्टेट जो है यानी कि यूएस वो कितना ज़्यादा यहाँ पर जो वेपन्स है उनको भेज रहा है। अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो टॉप सप्लायर्स है वो यूएस है, और जो अलग अलग कंट्रीज़ है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में वेपन्स को ख़रीद रही है। अब इनमें से सबसे ज़्यादा जो कर रही हैं वो जीडीपी के आधार पे अगर देखें तो कतर को हम पहले नंबर पे पाएंगे, जो कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में सबसे ज़्यादा ले रही है यूएसए से। दूसरे नंबर पे यूके से उन्होंने अपने वेपन्स को लिया है। तीसरे से हम देखते हैं इटली जो है वो भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। फिर दूसरे नंबर पर आता है सऊदी अरेबिया, तीसरे नंबर पर तुर्की, यूएई, फोर्थ नंबर पर इज़राइल, कुवैत, बहराम, ईरान। ये सब बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर वेपन ले रहे हैं। हालांकि ईरान जो है उसको वेपन यूएस की तरफ से प्रोवाइड नहीं करवाए जा रहे हैं, तो ये वेपन जो ले रहा है वो ले रहा है रशिया से। तो रशिया इसको पूरा का पूरा 100% जो इसने वेपनाइजेशन अपने किए हैं अपनी जीडीपी के आधार से बहुत पैसा खर्च करके वो लिया है। मिलिट्री का एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा इस रीजन के अंदर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इसमें और ज़्यादा यहाँ पर जो खून खराबा है, जो यहाँ पर नुकसान हो रहा है वो होते हुए दिखाई दे। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये हमारे पास कुछ डाटा है, कुछ सच्चाई है जो हमें दिखाई देती है। स्टॉकहोम्स की जो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनकी तरफ से एक रिपोर्ट छापी जाती है इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2023 के ऊपर, और जो लास्ट के हम देखते हैं कि कैसे जो सबसे ऊपर के लास्ट हम देखते हैं टॉप के जो 10 लार्जेस्ट हम इंपोर्टर को देखेंगे आर्म्स के वेस्ट एशिया में, उसमें से 4 दिखाई हमें देते हैं यूएसए और पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो बहुत बड़ी मात्रा में हम इनको देख पाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है द रियलिटी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन सब लोग आप लोग इससे बिल्कुल भले भांति जो है इंट्रोड्यूस होंगे, तो इसके बारे में आपको बताने के लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा या बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। शुरुआत करते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन यानी कि क्लीन इंडिया मिशन जो है वो एक्चुअली में क्या है और क्यों अब इसकी क्या रियलिटी है, क्या जो हमने ऑब्जेक्टिव इसके लिए रखे थे उसको पूरा कर पाए नहीं कर पाए, और ये फ़िलहाल खबरों में क्यों है। आर्टिकल लिखा गया है तितेंद्र सिंह पनवार के द्वारा जो कि मेयर रह चुके हैं शिमला के। वो बताते हैं कि इंडिया को 2022 के अंदर एक रिपोर्ट आती है यूएन के अंदर एक्चुअली रिपोर्ट भी नहीं, हम इसको इंडेक्स बोल सकते हैं, क्रमश बोल सकते हैं। तो इस जो ये क्रमश था इसके अंदर इंडिया को 180 कंट्रीज़ में सबसे नीचे का स्तर मिलता है 180, और ये जो बनाया गया था इंडेक्स ये बनाया गया था एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि एनवायरमेंट पर्यावरण के अंदर जो परफॉर्मेंस दी गई है वो कैसे दी गई है। ईपीआई जो होती है वो कंट्रीज़ को रैंक करती है उनके क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के ऊपर कि उन्होंने जो परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट जो बदलाव हो रहा है उसके अंदर अपना क्या भूमिका निभा रहे हैं। एनवायरनमेंट की हेल्थ कैसी है, इकोसिस्टम के ऊपर उन्होंने कितना काम किया, इन सभी के आधार पे उनको नंबर मिलते हैं। ये 40 इंडिकेटर के आधार पे परफॉर्मेंस को यहाँ पर देखता है जिसमें 11 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अब इसी में एग्जांपल की तरह देखें तो यहाँ पर वाटर को देखा जाएगा कितना क्लीन है, हवा को देखा जाएगा एयर कितनी क्लीन है नहीं है, उसके लिए क्या काम किए गए हैं, काम नहीं किए जा रहे। सैनिटेशन को इसमें देखा जाता है यानी कि साफ़ सफाई स्वच्छता के ऊपर क्या काम किया गया है, सो दैट हम देख पाएँ कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो प्रयत्न है वो किए जा रहे हैं। 10 सालों से जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही मच हाइप्ड कैंपेन चलाया हुआ है जो कि था स्वच्छ भारत मिशन। उसी के साथ साथ में अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हम देखते हैं अदर स्कीम्स को इसी से रिलेटेड जो थी प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसी स्कीम्स हमने देखी। फिर एक और है जो कि है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो ये सब जो है ये सब रिलेटेड है एनवायरनमेंट के साथ में। और फिर भी जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो हम सबसे नीचे अपने आप को खड़ा पाते हैं। तो इसके क्या कारण हैं?
ये जो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको लिंक किया जा रहा है इन सब मिशन से, किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सब के सब मिशंस हैं इनका काम ही ये है कि ये जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा बेहतर बना सके। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन की हम बात कर रहे हैं तो वो किन किन इश्यूज़ के एड्रेस करने को था, वो करने को था वाश इश्यूज़ को एड्रेस। अब वाश का क्या मतलब है, एक्रोनियम है, डब्लू से यहाँ पर आता है पानी, यानी कि पानी की जो समस्या थी उसको ख़त्म कर देना है। एयर यानी कि जो प्रदूषित हवा है उसकी समस्या को ख़त्म कर देना है। एस से हम देख पाते हैं सैनिटेशन, गंदगी को ख़त्म करना है। और एच से लास्ट में आता था हेल्थ, की हमें हेल्थ को भी यहाँ पर सुधार देना है, अच्छा कर देना है। तो इन सब पैमानों के ऊपर जब बात होती है तो इनमें हम देख पाते हैं कि कैसे जो वर्नेबिलिटी है पॉपुलेशन की, जो जनसंख्या की, अभी भी खास करके एयर और वाटर के अंदर वो पूरे तरीके से यहाँ पर स्वच्छ जो भारत मिशन है उसके अंतर्गत जो एम लिया गया था उसमें ठीक ठाक नहीं हो पाई है। तो कहाँ गलती हो गई है? जब हम देखते हैं आंकड़ों को बाहर निकाल के तो हमें समझना होता है कि मिस्टेक या जो प्रॉब्लम है वो रह कहाँ गई है। तो जो एग्जाम्पल की तरह देखें तो सबसे पहले जो स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर में। इसके बाद में इसका दूसरा जो फेज़ है वो आता है 2021 में, जो कि नाम से जाना जाता है स्वच्छ भारत मिशन 2.0। ये 2021 में लॉन्च होता है और इसका एक एम था, एक उद्देश्य था कि जितने भी शहर हैं हमारे भारत के अंदर उनको गार्बेज फ्री बनाना है। गार्बेज क्या होता है? गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा, यानी कि कूड़ा करकट जो हम अपने आसपास देखते रहते हैं, आप जिस भी सिटीज़ में रहते हो उससे उस सिटी को फ्री करना है। सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई और जो वेस्ट मैनेजमेंट है इंडिया के अंदर उसको बहुत ही बेहतर लेवल पे लेके जाना है। हिस्टोरिकली अगर बात करें तो जो ये कूड़ा करकट उठाने का काम होता था ये एक्चुअली कास्ट सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली हम देख पाते हैं कि एसोसिएटेड होता था। कुछ ही ऐसे लोग थे, कुछ ही ऐसी जाति के लोग होते थे जो इस काम को करते थे, और इस काम को करने के बदले में बेसिकली उनका ये काम ही था कि उनको क्या करना है, इसके अलावा कोई और काम नहीं करना है सिवाय उनको सैनिटेशन करने का। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन पहली बार जब आता है तो वो सबके अंदर एक सोच को बदलने की कोशिश करता है। और उस सोच का क्या मतलब था, क्या आधार था कि जो साफ़ सफाई होती है, जो सैनिटेशन होती है वो हम सबको करनी चाहिए और वो सबका अधिकार है और सभी को क्या करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। अब कहीं ना कहीं ये उसमें शायद थोड़ा बहुत सफल हो भी क्या हो, या फिर ये ज़्यादा सफल हो गया है पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, कि पॉलिटिक्स में जब हम इसको देखते हैं तो बहुत सक्सेसफुल ये कैंपेन हमें दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि कोई भी अपोजिशन पार्टी या कम्युनिटी कभी भी इसके ऊपर कोई भी सवाल या ऑब्जेक्शन उठाती नहीं है। तो जब सवाल और ऑब्जेक्शन नहीं उठ रहे तो ये तो बहुत ज़्यादा कामयाब मिशन हो गया। लेकिन इन एक्चुअलिटी के अंदर ये कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो उनके क्लेम थे कि इंडिया को उन्होंने डिफेक्शन फ्री बना दिया। अब डिफेक्शन क्या होता है? जो बाहर पे जाकर लोग यहाँ पर सोच करते थे उसको उन्होंने क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है। सभी को टॉयलेट प्रोवाइड करवा दिए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अलग है। क्यों अलग है? इसके पीछे भी हमारे पास डाटा और फैक्ट है। हम देखते हैं कि कंपोर्टर एंड ऑडिटर जर्नल जो होते हैं वो अपनी एक रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं, या पब्लिश भी क्या, पार्लियामेंट के सामने रखते हैं 2020 के अंदर। और उस रिपोर्ट के अंदर गवर्नमेंट पे सवाल उठाए जाते हैं कि जो उन्होंने क्लेम किए गए थे स्वच्छ भारत मिशन के वो तो पूरे के पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इस रिपोर्ट में इंडिकेट किया गया था कि जो टॉयलेट्स बनवाए गए हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा क्या थी, पुअर कंडीशंस थी। अब पुअर कंडीशंस या पुअर क्वालिटी क्यों थी इनकी? क्योंकि ये जो बनाए गए थे प्राइवेट कंट्रैक्टर्स के द्वारा बनाए गए थे, और उन्होंने क्या किया, मटेरियल को पहले तो अच्छा नहीं किया और कुछ समय के बाद ये यूज़ में रहे, लेकिन कुछ समय के बाद ये यूज़ में बिल्कुल भी रहने के लायक ना रहे। अब अर्बनाइजेशन स्टडीज़ की तरफ हम देखें तो हम देखते हैं कि कुछ कम्युनिटीज़ में या कुछ जो स्लम्स हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों का यहाँ पर एरिया होता है शहरों के अंदर, चाहे वो दिल्ली जैसे शहर में हो या फिर कलकत्ता जैसे शहरों में, तो कुछ जो मेट्रो शहर हैं वहाँ पर तो पब्लिक टॉयलेट की सुविधा उनके पास पहुँची ही नहीं है। इवन रूरल इंडिया के अंदर, ग्रामीण जो भारत है उसके अंदर भी हम देखते हैं कि जो वेस्ट ट्रीटमेंट होता है, देखिए कंस्ट्रक्शन अगर आपने कर भी दिया,
मान लीजिए आपने टॉयलेट बना दिए हैं पब्लिक लेवल पे, लेकिन जब उसका वेस्ट ट्रीटमेंट ही नहीं होगा कि अब उसको लेकर जो वेस्ट निकल रहा है उसको एक्चुअली में ढंग से ट्रीट किया जाए, उसको ढंग से पूरा का पूरा प्रोसेस किया जाए, वो हो ही नहीं रहा है, तो उसका इस्तेमाल भी कैसे होगा। इसके अलावा जो पूरा का पूरा यहाँ पर सेप्टिक टैंक वगैरह होते हैं क्लीन किए जाते हैं, वो अभी भी मैनुअल जो स्कैवेंजर हैं, हाथों से हम देख पाते हैं कि लोग बहुत बड़े बड़े गंदे नालों के अंदर उतर कर उनको साफ़ करते हैं, जो कि एक अगेन ह्यूमन राइट्स के हिसाब से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। वाटर सिस्टम्स के अंदर जब बड़े बड़े स्लजीज हो जाते हैं, कुछ चीज़ें फंस जाती हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कैसे यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर जो स्कैवेंजर है, जो प्रॉपर्टी के हिसाब से या पॉवर्टी के अंदर गरीबी में धंसे हुए हैं, तो उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं। अब इस पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इसको टेक्नोलॉजी से चेंज कर सकती है। जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है उसकी जगह पे रोबोट्स क्या कर सकते हैं, इसको काम कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी से इसको चेंज किया जा सकता है। इवन हम देखते हैं बहुत पहले ही IIT जो है मद्रास और बॉम्बे, उनकी तरफ से ऑलरेडी इसके ऊपर मॉडल्स बना भी दिए गए थे, लेकिन कुछ जगहों पर इनको लाया गया और बहुत सारी जगहों पर इनका इस्तेमाल नहीं होता है। इवन कुछ ही शहर के वो पार्ट है बड़ी बड़ी मेट्रोज़ में जहाँ पर रोड को साफ़ करने के लिए भी यहाँ पर मशीन्स का इस्तेमाल होता है, अदरवाइज़ जो अदर एरिया है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं होता है। शायद कारण ये है कि ये बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। रोड को क्लीन करने वाली जो मशीन है जो डेली उसको क्लीन कर सकती है, वो लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्चा उसके ऊपर आ जाता है एक के ऊपर, तो इसी वजह से इतने बड़े लेवल पर उनको लाया नहीं गया है। लेकिन स्टिल डेवलपमेंट का जो मॉडल है, अगर अभी भी इनके रहते हुए भी हमारे परफॉर्मेंस नहीं बढ़ पा रही है, तो अब शायद समय आ गया है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, हमारे जो नीति निर्माता हैं, जो नीतियों को बनाते हैं, उनको ज़रा इस पर दोबारा से विचार करना होगा। जो हमारे मॉडल है जिसके अंदर हम विकास की बात कर रहे हैं या डेवलपमेंट की बात करें, उनको ऑल्टर करना पड़ेगा, उनमें देखना पड़ेगा कि कमियां कहाँ रह गई है, क्या जो हमारी स्ट्रेटजी थी उसमें कोई कमी थी, या इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लागू करने में उसमें कोई कमी थी। तो जहाँ पर भी बैकलॉग है वहीं पर उनको काम करना होगा। और अब जब एक रिसेंट जजमेंट भी आ गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज से होने वाला जो इफ़ेक्ट है उससे बचाव करना बेसिक ह्यूमन राइट है या फंडामेंटल राइट आ जाता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत में। तो इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट साइंटिस्ट को यहाँ पर काम करना होगा कि ये जो करंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये एंथ्रोपोजेनिक कारणों से ही आ रही हैं। मानव निर्माता जो यहाँ पर चुनौतियाँ हैं उन्हीं की वजह से हमारे सामने आज ये रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं जो भी नेचर के अंदर हो रहा है। तो अब फ़िलहाल समय आ गया है कि ये जो नीतियाँ हैं, ये जो पॉलिसीज़ हैं, इनको ह्यूमन राइट्स के साथ में लिंक किया जाए, जोड़ा जाए, ताकि जो समस्याएं हैं उनको हम टैकल कर सकें। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि अगेन इम्पोर्टेंट हो जाता है GS पेपर 3 में, और GS पेपर 3 के अंदर भी हम इसको इम्पोर्टेंस जो है वो देख पाएंगे एनवायरनमेंट के पेपर के अंदर। बात कर रहे हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के ऊपर। तो क्या है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, क्या इसके एक्शन किए गए हैं, कौन इसको लाने वाला है, कौन इसके लिए फंड देता है, एक्चुअली में चलिए ज़रा इसको समझते हैं। हमें पता है कि इंडिया की जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। इंडिया के अंदर ही जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ होती है, एयर पोल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है वो कहाँ पे पाया जाता है, इंडिया की दिल्ली के अंदर हम देख पाते हैं। दिल्ली जो है वर्ल्ड की पोल्यूशन सिटी या कैपिटल सिटी भी बन चुकी है, इवन बीजिंग वगैरह बांग्लादेश के अंदर। तो बहुत सारा, खासकर समय जब बढ़ता है, दिवाली वगैरह आती है और सर्दियाँ जब होती हैं, तो इसका हम लेवल जो है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में विनाशकारी रूप में देख सकते हैं। उसी को टैकल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है 2019 के अंदर उसको लॉन्च किया गया था। और इसका जो काम था वो ये था कि इसको जितना PM यानी कि पर्टिकुलेट मैटर जो इकट्ठा होता रहता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको 20 से 30% तक इसको कम कर देना है। कब तक?
2022-23 तक हम देख पाएंगे, और 2017 के लेवल से इसको कम करना है कि 2017 में अगर मान लीजिए ये 100 पार्टिकुलेट मैटर हम एक जगह पे देख पाते थे mg में, अब वो कितना होना चाहिए, 70 से 80 ही होना चाहिए। और 2026 तक इसको रिवाइज्ड किया गया और कहा गया कि 2026 तक इसको 40% तक हमें क्या करना है, कम करना है। तो क्या ये काम कर पा रहा है फ़िलहाल? तो NCAP है क्या? NCAP यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर ये साइट किया गया है कि जो एनुअल PM लेवल होते हैं इंडिया के अंदर, उसको सबसे पहले तो प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो पार्टिकुलेट मैटर एक्चुअली में होता ही क्या है, यही आप लोगों को पता होना चाहिए। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर का, यानी कि छोटे छोटे जो कण होते हैं जो यहाँ पर पोल्यूशन बनते हैं, चाहे वो गाड़ियों से निकलने वाले ईंधन से ऊपर निकलकर इकट्ठे हो रहे हों, यानी कि PM 2.5 को भी हम यहाँ पर देख पाते हैं, फिर PM 1.0 को भी देख पाते हैं। तो ये क्या है, ये ऐसे पोल्यूटेंट हैं जो यहाँ पर हवा के अंदर एज अ पोल्यूशन की तरह काम करते हैं, और जब आप सांस लेते हो, ब्रीदिंग करते हो, तो वो आपके साथ में आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, जिससे हेल्थ के इश्यूज होते हैं। अगर छोटे लेवल पे जाएं तो PM 1.0 जो होता है वो तो आपकी लंग्स के अंदर भी क्या कर सकता है, घुस सकता है। तो सोच के देखिए, आपके फेफड़े जिसका काम है आपको यहाँ पर लगातार हवा का आदान प्रदान कराते रहना, अगर उसी के अंदर में लगातार कोई चीज़ इकट्ठी होती रहेगी तो क्या वो पूरे अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इससे हार्ट की तो समस्या होगी ही, और इससे अलग जो आपका लाइफ होती है, स्पेन होती है किसी भी ह्यूमंस की, वो और ज़्यादा कम होगी। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और उन्होंने इसके लिए 10,422 करोड़ रुपए जो हैं उसको फैसिलिटेट किया गया था, ताकि ये जो क्लीन एयर एक्शन प्लान्स हैं उनको लागू किया जा सके। क्लीन एयर एक्शन प्लान्स जो है वो अभी भी इम्प्लीमेंट एक्चुअली के अंदर हो चुके हैं, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं। एवरेज में अगर हम बात करें तो 60% जो फंड है वो ऑलरेडी इस्तेमाल हो ही चुका है, यानी कि 10,000 करोड़ में से लगभग 6,500 करोड़ यहाँ पर ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन अभी भी जो 27% सिटीज़ हैं जो हम देख पाएंगे, उनमें जो डेजिग्नेटेड बजट था उसके अंदर 30% से भी ज़्यादा की यहाँ पर स्पेंडिंग नहीं हुई है, और जो रिज़ल्ट लाना था, हमें 40% तक जो PM को कम करना था, वो 10% तक भी कम नहीं हुआ है। तो 50% से ज़्यादा हमारा पैसा खर्च हो चुका है, लेकिन रिज़ल्ट जैसा आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। तो उसके क्या कारण हैं? सबसे पहला तो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर डिलेज हो रही है, यानी कि काम जो है वो बार बार पीछे की तरफ सरकाया जा रहा है, उसको देरी कराई जा रही है। और इसका जो कारण है वो है कि कई बार पैसे को अप्रूवल देने के लिए जो यहाँ पर कंपोनेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वगैरह के लिए, वो उसमें टाइम लगाते हैं, या फिर मैकेनिकल स्वीपर या इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह के यहाँ के ऊपर प्रोक्योर करने के लिए क्या करते हैं, प्रोसेस में समय लग जाता है या लगा देते हैं, लगता तो क्या है। तो इसी वजह से क्या होता है कि डिले हो रही है, बार बार जो कानून है जो बनाए जा रहे हैं उनको लागू करने में ही क्या किया जा रहा है, देरी की जा रही है। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर की भी कमी है। यानी स्टैंडर्ड क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि एक काम आपको दे दिया गया है, अब इसको काम को करना कैसे है, आपको स्टेप बाय स्टेप उसका पूरा स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर पता होना चाहिए। पहला स्टेप क्या होगा, आप ये करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, तीसरा क्या करेंगे। तो इसकी कमी के कारण भी ये देरियाँ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस के अंदर एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर दिखाई नहीं दे रहा है। टाइम ज़्यादा लेते हैं टास्क, उनको कंट्रोल मेजर्स वगैरह को लेते हुए, या फिर वेल डिफाइंड टाइमलाइन क्रिएट्स नहीं की गई है, बताया नहीं गया है कि इतने समय के अंदर आपको इतनी जल्दी से सारे काम किए जाने चाहिए। तो इन सब सिचुएशंस की वजह से हम देख पाते हैं कि कैसे यहाँ पर लगातार जो देरी है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्या इसके अंदर कुछ साइंटिफिक जो टूल्स हैं वो भी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक साइंटिफिक या फिर हम सिस्टमेटिक अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं, साइंटिफिक या सिस्टमेटिक। उसमें क्या होगा, एक तो देखिए एमिशन इन्वेंट्री जो होती है, यानी जहाँ से एमिशन हो रहा है उसके ऊपर काम हो, फिर एयर क्वालिटी मॉडलिंग होती है एक, उसके ऊपर काम हो, और तीसरा हो सकता है सोर्स अपॉर्चुनिटी के ऊपर, यानी कहाँ से वो निकल रहा है। अब साइंटिफिक टूल्स कैसे मदद करें,
करेंगे। EI यानी कि इमिशन इन्वायरमेंट्री और SA जो है वो आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे कि ओरिजिन कहाँ है पॉल्यूशन का, पॉल्यूशन एक्चुअली में हो कहाँ रहा है। तो लोकल पॉल्यूशन जो होता है और उसके कारण क्या है और उसको क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका फ्यूचर में वो पॉल्यूशन कितना बढ़ेगा, ये सारी मदद यहाँ से हमें मिल सकती है। फिर ऐसे जो है यानी कि जो सोर्स अपॉर्शनमेंट है उसके अंदर हम देख सकते हैं एक डिटेल्ड एनालिसिस बनाकर कि जो अलग अलग पॉल्यूशन सोर्सेज हैं, जैसे कि लोकल लेवल पे क्या होता है, कोई गाड़ी है, कोई डीजल वगैरह की कार है, कोई सीमेंट वगैरह है जहाँ से पोल्यूशन हो रहा है, तो इन सब से एक स्पेशलाइज्ड पर्सनल केमिकल एनालिसिस इनके ऊपर हो सकता है और फिर इसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। अब अगर हम देखें तो एक पोर्टल है जो कि है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ AI यानी एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। उसके अकॉर्डिंग 37% ही ऐसे शहर हैं जिन्होंने अपनी EI और SA स्टडीज़ को पूरा किया है। तो पहले अगर आपको किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो पहले उसका एनालिसिस तो आपके पास होना चाहिए ना, विश्लेषण तो आपको पता होना चाहिए। अगर आंकड़े नहीं है तो आप उस पर काम कैसे करेंगे। तो केवल 37% ही इंडिया में ऐसी सिटीज़ हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, जो कि गलत बात है। बार बार डिले हो रहा है, बार बार इसके ऊपर काम अभी तक नहीं किया जा रहा है। NCPA को अब सक्सेस करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो जो डाटा और मॉडल्स है उनकी ज़रूरत है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके बाद में जो समस्या है कि बार बार देरी ज़्यादा हो रही है, उसको जो इम्प्लीमेंटेशन करना है, डाटा मॉडल सब बनाने के बाद में उसको थोड़ा स्विफ्ट कर दो, थोड़ा जल्दी करना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना होगा, एजेंसीज़ को जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, रेड टेपिज्म का क्या मतलब है कि किसी चीज़ को यहाँ पर रोक के रख देना। रेड टेप यहाँ पर एक फाइल थी, यूरोप से ये पूरा का पूरा शब्द निकला है कि क्या किया जा रहा है, इसके अंदर कोई फाइल थी, जब तक आप उसमें कोई पैसे वगैरह नहीं देंगे तब तक उसको रोक के रख दिया गया। तो ये रेड टेपिज्म अभी भी काम कर रहा है। तो वो एजेंसीज़ को इसको एक तो ख़त्म करना पड़ेगा, टेक्निकल इवोल्यूशन होने पड़ेंगे, उनकी जाँच होती रहनी चाहिए। दूसरा हम देख पाएंगे कि जो फंडिंग है, पैसे देने हैं परफॉर्मेंस ऑफ सिटीज़ के बेस्ड के ऊपर कि उन्होंने PM को कंसंट्रेशन जो उनका था पर्टिकुलर मैटर का उसको कितने समय पे किया है, बजटिंग उनको कितनी मिलनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट उन्होंने कितना किया है, तो उस हिसाब से यहाँ पर फंडिंग को अलोकेट किया जाना चाहिए। तीसरा टेक्नोलॉजिकल लेवल पे भी, टेक्निकल लेवल पे भी हम देखते हैं कि फिजिबिलिटी, बजटिंग, टाइम एस्टिमेट, ये सब प्लान का पहले ही पार्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने प्लान तो बना दिया लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि इस काम को आपको 30 दिन में करना है या फिर 60 दिन में करना है। अब उसके ऊपर क्योंकि लिमिट नहीं है तो इसी वजह से ब्यूरोक्रेट्स या जो भी कंपोनेंट अथॉरिटी है उसको डिले करती रहती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, ये ख़त्म होनी चाहिए। और ये बिल्कुल सच है कि साफ़ हवा जो इंडिया के अंदर होनी चाहिए वो एक्चुअली में थोड़ी मुश्किल है लेकिन नेसेसरी बहुत है, ज़रूरी बहुत है। तो उसके लिए मल्टी फेसिड अप्रोच होनी चाहिए जिसमें साइंटिफिक स्टडीज़, स्ट्रेटेजिक फंड, स्विफ्ट जो जल्दी है वो होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ये सब जब एक साथ आकर काम करेंगे तब हमारी जो समस्या है उससे हम क्या कर सकते हैं, बचाव अपना पूर्ण तरीके से कर पाएंगे। खैर आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है नियरली 282 मिलियन पीपल फेस्ड एक्यूट हंगर इन 2023 रिपोर्ट। देखिए ये जो रिपोर्ट है हम देखते हैं फूड इनसिक्योरिटी को दिखा रही है कि कैसे वर्ल्ड के अंदर में बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, फूड इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है, लोग भूखे मर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इसका सबसे बड़ा एक्चुअली में कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है जो बार बार हर जगह के ऊपर कहीं पे यहाँ पर हम देख पाते हैं कि युद्ध हो रहे हैं, कई किसी जगह के ऊपर हमें देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली गाजा और सूडान वगैरह की जब हम बात करते हैं कि हंगर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पैदा हो रही है। एक्सट्रीम वेदर जो है वो भी इसमें एक भूमिका निभा रहा है। इकोनॉमिक शॉक लग रहे हैं लोगों को, कहीं पे जहाँ बारिश होनी चाहिए थी वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, क्लाइमेट चेंज ज़्यादा हो रहा है जिस वजह से फसल अपनी यील्ड उतनी नहीं निकाल पा रही है। और जब ये यील्ड नहीं निकल पा रही है तो लोगों के लिए खाना उतना नहीं बन पा रहा है। और इसी वजह से 2023 के अकॉर्डिंग ये जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिपोर्ट छापी गई है उसमें हम देखते हैं कि कैसे फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो बताता है कि लगभग यहाँ पर 282 मिलियन ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा भूख के शिकार हो जाएंगे। अब एक्यूट हंगर का मतलब होता है एक ऐसी भूख जिसमें किसी व्यक्ति
की जान जा सकती हो, जिसमें किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती हो, तो उसको एक्यूट यहाँ पर हंगर बोला जाता है। तो इतने लोग इसके अंडर ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्राइव कर रहे हैं, स्टार्व कर रहे हैं, मतलब कि भूखे, बिल्कुल भूखमरी के अंदर वो चले गए हैं। तो पहली जो रिपोर्ट है ग्लोबल फूड क्राइसिस नेटवर्क की 2016 के अंदर वो आती है और दिखाती है कि ये जो पॉपुलेशन है लगातार 5 सालों से, पिछले लगातार 5 सालों से बढ़ती ही जा रही है। जितनी पॉपुलेशन यहाँ पर भूख या एक्यूट हंगर के अंदर आने वाली है, क्या आ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये जो राइज हो रहा है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हमें समझ में आना चाहिए कि एटलीस्ट बेसिक जो खाना होता है वो तो सभी का अधिकार है, सबको वो तो टाइमली मैनर पे मिलना ही चाहिए। शॉकिंग है बहुत ही ज़्यादा, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एज ए ऐसे के अंदर लिखने के लिए, या फिर जो सोशल जस्टिस है उसमें ये बिल्कुल आ जाता है। और इसके ऊपर क्या क्या यहाँ पर इसके एक्शंस हो, कैसे इसको ख़त्म किया जा सके, उसके ऊपर बिल्कुल चर्चाएं और भी ज़्यादा की जा सकती हैं। कैसे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में ग्लोबल क्राइसिस सामने है, लोग भूख से मर रहेंगे या मरने वाले हैं। बच्चे जो हैं उनको 3 टाइम का सही से प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, खाना मिल जाता है तो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, पोषण नहीं मिल पाता है। तो इतनी बड़ी समस्या हम सब लोगों के सामने है, लेकिन फिर भी लड़ाइयाँ जो है वो हो रही है किन चीज़ों पे, किसी ज़मीन के टुकड़े के ऊपर, या फिर बहुत छोटी और बहुत ही इस बड़े लेवल की जो ये प्रॉब्लम है इससे बहुत छोटे लेवल की चीज़ों के ऊपर यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहे हैं। तो ये सब बहुत ही गलत बातें हैं। खैर, इसी आर्टिकल के साथ आज के जो हमारे न्यूज़पेपर है, आज की जो हमारी वीडियो है, उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो भी अभी तक यहाँ पर बना हुआ है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। इससे मुझे हौसला मिलेगा, मैं और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। फ़िलहाल के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।